हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग से माइंड मैप शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये चैप्टर 7 है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। पहले माइंड मैप देख लेते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले है यहाँ पे देख लीजिए मानव स्वास्थ्य और रोग। जहाँ से भी स्टार्ट करें, कैंसर, अभिज्ञान। तो देखिए कैंसर के प्रकार होते हैं सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर। ओके। और अभिज्ञान की बात करें तो बायोप्सी, सीटी स्कैन, रेडियोधर्मी, एमआरआई, चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग। और उपचार की बात करें यहाँ पे तो कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या शल्य चिकित्सा। ठीक है। फिर आगे देखिए स्वास्थ्य के बारे में बात करें यहाँ पे तो दिया गया है पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सक्षमता को कहते हैं। अब यहाँ पे ड्रग्स के बारे में बात करें तो ओपिओइड्स, कोका, एल्कोलाइड्स और कैनाबिनोइड्स। विषाणु जनित रोग यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, सामान्य जुकाम, एड्स द्वारा HIV से फैलता है और द्वारा राइनो वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है। तो यहीं पे कुछ दिया गया है, आपको एक और पढ़ना है, समझना है, आपको माइंड में कुछ बातें रखनी है, कुछ टॉपिक्स रखना है, वही यहाँ पे दिया गया है। फिर आगे यहाँ पे प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया हो गया जो कि प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। फिर आगे है प्रोटोजोआ जनित रोग दंत पेचिश अमीबता भी होता है, जो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। और देखिए यहाँ पे जीवाणु जनित रोग की बात करें तो निमोनिया हो गया और टाइफाइड हो गया। तो निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई द्वारा और टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है प्रतिरक्षा की। तो प्रतिरक्षा एक उपार्जित प्रतिरक्षा होता है, जो कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है, दो प्रकार का। और प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, स्व प्रतिरक्षा, स्मरण पर आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा, जिससे स्व प्रतिरक्षा रोग होता है, जैसे रूमेटोइड या आर्थराइटिस। तो इसी तरह से दिया गया है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। मानव में सामान्य रोग, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे है संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शस डिजीज। यहाँ पे है जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एड्स बहुत खतरनाक होता है। असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित न हो सकते हैं, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कैंसर। अब रोगजनक की बात करें पैथोजन के, तो ऐसे कारक जो मनुष्य में रोग पैदा करते हैं रोगजनक कहलाते हैं, जैसे गोल कृमि व फीता कृमि सहित अन्य परजीवी। अब देखिए आगे है टाइफाइड। यह साल्मोनेला टाइफी नामक रोगजनक जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग आमतौर पर संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटे आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। इस रोग के सामान्य लक्षण है लगातार उच्च ज्वर यानी कि फीवर, कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द, भूख में मंदी आदि। गंभीर मामलों में आंत्र में छेद और मृत्यु भी हो सकती है, बहुत खतरनाक होता है। अब यहाँ पे नासा विषाणु यानी कि रिनोवायरस। विषाणुओं का ऐसा समूह जो मानव के नाक व श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, इसे सामान्य जुकाम कहते हैं। इसमें सर्दी, छींक, सिर दर्द, नासीय संकुलता यानी कि नेजल कंजक्शन इत्यादि प्रमुख लक्षण हैं।
दंत पेचिश, इसे अमीबता कहते हैं, इंग्लिश में अमीबियोसिस। यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। इसमें उदरीय पीड़ा, ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्मल तथा रक्त के थके वाला मल प्रमुख लक्षण है। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की प्रमुख शारीरिक वाहक है। तो जो घरेलू मक्खियाँ होती है उससे भी दूर रहे। यहाँ पे है स्लीपर या फाइलेरिया। यह बुचेरिया नामक कृमि द्वारा होता है, जिनके कारण अंगों में प्रायः अधःपाद की लसिका वाहिकाओं यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। रोग वाहक क्यूलेक्स नामक मादा मच्छर है, जिसके काटने से परजीवी मानव के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो हाथी पाँव आप लोग देखे होंगे, बुजुर्गों में लगभग होता है। यहाँ पे है विडाल जांच। तो टाइफाइड के निदान के लिए जांच है, ये बात आप को याद रखनी। आगे रिंग वॉर्म, तो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन तथा एपिडर्मेटोफाइटन जेनेरा द्वारा उत्पन्न कवक रोग है। अब यहाँ पे देखिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई न कई साल पिछले साल पूछे गए हैं। तो देखिए 2021 में पूछा गया है वुचेरेरिया यहाँ पे वेंकोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हेलमिंथिस। दूसरा में है पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच में प्रयुक्त होता है, और ये 2012 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि HIV का। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, और ये 2013-2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डिप्थीरिया। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 आता है विडाल जांच से किसका पता चलता है। तो ये भी 2013 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि टाइफॉइड में है। 6 रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, और ये 2019 और 21 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो पचमा का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हवा के द्वारा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्पोरोजोइट। प्रश्न संख्या 7 है कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एलिजा का, एलिजा। 8 है इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब प्रश्न संख्या 9 है इसमें से पशु विषाणु कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, अंत तक वीडियो को देखना है। तो यहाँ पे देखिए 10 में निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है, और ये 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी यानी कि कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा सभी हो जाएगा। 11 में है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, और ये 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर वो ऑप्शन बी हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्रश्न संख्या 12 है निम्न में तपेदिक कौन विषाणु जनित रोग है, और ये 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इनमें से सभी यानी कि फ्लू, पोलियो, एड्स सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है यौन संचारित रोग है, और ये 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गोनोरिया। अब प्रश्न संख्या 14 आता है एलिफेंटेसिस का कारक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि वुचेरेरिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, और ये 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नहीं है पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 आता है कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी कि माइकोबैक्टीरियम द्वारा।
चलिए चलते प्रश्न संख्या 17 की तरफ। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है, और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का वो ऑप्शन बी हो जाएगा, खसरा तथा रेबीज। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 है, मनुष्य में दांत की बीमारी होती है, और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कवक के द्वारा। अब प्रश्न संख्या 19 है, कथन एक माइक्रोब्स मानव के लिए बहुउपयोगी है। यह बहुउपयोगी होता है, और ये 2012 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कथन दूसरा है, ये सर्वव्यापी है। तो ये 2012 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, परंतु कथन दूसरा कथन एक का सही व्याख्या नहीं है। अब देखिए 2013 में कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे। 20 है, स्तंभ एक और स्तंभ बीच दूसरा के बीच सही मिलान करें। तो आपको मिलान करना होता था पहले। तो क्या मिलान करें? तो आपको बताते हैं। पहला में है टिटेनस, टिटेनस का हो जाएगा बैक्टीरिया जीवाणु। रेबीज का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा में ऑप्शन सी वायरस विषाणु। काला जार का हो जाएगा यहाँ पे प्रोटोजोआ। फाइलेरिया का हो जाएगा वर्म यानी कि कृमि। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला में है अमीबियासिस क्या है, इसके कारक का नाम बताइए तथा इस रोग के लक्षणों का वर्णन करें। और ये 2021 और 19 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अमीबियता, यानी कि दंत पेचिश मनुष्य में होने वाला रोग है, जो रोगजन्य कारक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी द्वारा होता है। यह एकल पोषी परजीवी है जो मानव की बड़ी आंत में पाया जाता है तथा अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। संक्रमण की विधि दूषित खाद्य पदार्थ तथा जल। उपचार की बात करें तो मेट्रोनाइडाइजोल तथा टेनिडाइजोल नामक ड्रग। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है, मलेरिया रोग के रोगजनक संक्रमण की प्रकृति, लक्षणों एवं उपचार को लिखे। और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पे है मलेरिया रोगजन्य कारक यानी कि प्लाज्मोडियम विवेक्स मलेरिया परजीवी संक्रमण का कारण है। परजीवी का स्पोरोजाइट अवस्था जो मादा एनोफिलीज मच्छर में रहता है। यह मच्छर के काटने पर मनुष्य के रक्त में पहुंचकर यकृत तथा लाल रक्त कणिका में बहुविभाजित द्वारा गेमेटोसाइट्स में बदल जाता है। ये गेमेटोसाइट्स फिर मच्छर के द्वारा काटने पर उसमें चला जाता है तथा अपना जीवन चक्र पूरा करता है। लक्षण की बात करें तो बारंबार उच्च बुखार 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट सहित कपकपी तथा ठंड एवं सिर दर्द, शरीर दर्द, तेज धड़कन तथा पसीना निकलना। उपचार की बात करें तो मलेरिया रोधी दवा ग्यूनोन, जिसे सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 आता है यहाँ पे, रेबीज बीमारी के कारण, लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में लिखें। और ये 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, रेबीज एक विषाणु जनित रोग है जो रेबीज नामक वायरस से होता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। लक्षण है पानी से भय यानी कि डर, मुंह से लार का टपकते रहना, तेज बुखार, भोजन निगलने में कठिनाई सहित मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त होना इत्यादि। रोकथाम की बात करें या नियंत्रण की तो कुत्ते तथा बिल्ली का पूर्णतः टीकाकरण। अगर आप लोग कुत्ते या बिल्ली पालते हैं तो उसे टीकाकरण इंजेक्शन करवाना ज़रूरी है ताकि आप सभी को बीमारी न हो। तो यही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 आता है, रोग प्रसार कैसे होता है, संक्षेप में लिखें। और ये 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दें। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, किसी व्यक्ति के सामान्य अवस्था में कोई क्रियात्मक या शारीरिक बदलाव से स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव को रोग कहते हैं। ये विभिन्न रोग कारक जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि से या पोषक पदार्थों की कमी से होता है। अब 5 में यहाँ पे टाइफाइड बीमारी का रोगजनक, लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में बताएं। और ये 2013 और 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं।
5वां में दिया गया है मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड रोगजनक साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु संक्रमण के कारक संक्रमित पेयजल दूध भोजन इत्यादि के माध्यम से स्वस्थ मनुष्य के आहार नाल में जहाँ से बैक्टीरिया छोटी आंत की दीवार को क्षति पहुँचाने के बाद रक्त परिसंचरण तंत्र में पहुँच जाता है। लक्षण 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 106 डिग्री फ़ारेनहाइट मुख्य बुखार हाथ पैर का ठंडा होना भूख मंद कब्ज सुस्त नाड़ी की चाल पेट गड़बड़ी अत्यधिक कमजोरी इत्यादि है। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे मलेरिया और न्यूमोनिया का प्रसारण किस प्रकार होता है और ये 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर मलेरिया का संक्रमण प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है जबकि न्यूमोनिया का संक्रमण मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु से होता है। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है निम्नांकित रोगों के रोगजनक का नाम लिखें और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है मीपता बी में है मलेरिया सी में है न्यूमोनिया और डी में है एस्केरिता। तो देखिए 7 का उत्तर हो जाएगा रोगजन्य कारक के नाम निम्नांकित। इधर रोग है इधर रोगजन्य कारक अमीबता का हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मलेरिया का प्लाज्मोडियम वेक्स सी में है न्यूमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एस्केरिता का हो जाएगा एस्केरिस लम्ब्रिकाइडिस। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पहला में मलेरिया बुखार के कारण लक्षण नियंत्रण तथा रोकथाम का वर्णन करें और ये 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मलेरिया रोगजनक प्लाज्मोडियम विवेक्स एक मलेरिया परजीवी संक्रमण के कारण की बात करें तो स्पोरोजोइट्स नामक परजीवी की एक अवस्था है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाता है फिर यकृत एवं लाल रक्त कणिकाओं में विभाजित होकर गेमेटोसाइट्स अवस्था द्वारा किसी अन्य मादा एनाफिलीज मच्छर में जाकर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। लक्षण की बात करें तो कुछ घंटों के अंतराल पर ठंड एवं शारीरिक कंपन के साथ तीव्र ज्वर 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ सिर दर्द बदन दर्द आदि के साथ हृदय की धड़कन का तेज होना साथ ही एकाएक पसीना के साथ ज्वर का उतरना लाल रक्त कण के टूटने के कारण हीमोजाइन नामक विषैले पदार्थ का रक्त में फैलना जिससे बार बार ज्वर की पुनरावृत्ति होती रहती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है यहाँ पे हैजा के कारण लक्षण तथा नियंत्रण पर नोट लिखे और ये 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हैजा यानी कि विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। इसका संक्रमण दूषित भोजन या जल द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे में होता है। इसके प्रमुख लक्षण है बारंबार उल्टी दस्त तथा शरीर में जल की कमी। उपचार है यहाँ पे ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का पर्याप्त मात्रा में उपयोग टेट्रासाइक्लिन तथा क्लोरामफेनिकोल नामक औषधि का उपयोग। यहाँ पे क्षय रोग क्या है यह किस जीवाणु द्वारा होता है इसके नियंत्रण पर नोट लिखे और ये 2014 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क्षय रोग को कोच रोग भी कहते हैं। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका संक्रमण ड्रॉपलेट द्वारा होता है अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे में भोजन जल इत्यादि द्वारा इसमें लंग्स के साथ साथ अन्य अंग ऊतक का क्षय होने लगता है। और आगे है रोग नियंत्रण के उपचार पहला में BCG टीका द्वारा सुरक्षा दूसरा में संक्रमित व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से अलग रखना तीसरा में छींकते खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना 4 में है आइसोनियाजिड स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा रिफेम्पसिन नामक दवा द्वारा उपचार करना। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं यानी कि प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पे। तो प्रतिरक्षा किसे कहते हैं तो परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है प्रतिरक्षा कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं तो प्रतिजनों एंटीजन्स के विरुद्ध परपोषी के शरीर में खास प्रतिरक्षी का पैदा होना सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यह धीमी होती है और अपनी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करें यानी कि पैसिव इम्यूनिटी की
तो जब शरीर की रक्षा के लिए बनने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को बाहर से दिए जाए तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे दुग्ध स्रवण के प्रारंभिक दिनों में माँ द्वारा स्रावित पीला सा तरल पीयूष यानी कि कोलोस्ट्रम से प्रतिरक्षियों आईजीए का स्थानांतरण शिशुओं में। एलर्जी पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। अब देखिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। पहला में है ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एंटीजन। प्रश्न संख्या 2 आता है एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है। 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों। ए में है हिस्टामिन, बी में है सीरोटोनिन। तीसरा में यहाँ पे ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए होता है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि टाइफॉइड। 4 में है यहाँ पे टी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अस्थि मज्जा से। प्रश्न संख्या 5 है रिट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोगजनक है, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एड्स। प्रश्न संख्या 6 है एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वे क्या है, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन। प्रश्न संख्या 7 है बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अस्थि मज्जा में। प्रश्न संख्या 8 है इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है। 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ऑप्शन बी हो जाएगा हे ज्वर। प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पे रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है, और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेरोलॉजी। प्रश्न संख्या 10 है एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। 2022 में पूछा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा एक कुंडलिनी आरएनए। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला में है एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें, और ये 2019 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एलर्जी शरीर की अति सुग्राहिता है जो शरीर के संपर्क या रासायनिक पदार्थों के प्रवेश के पश्चात होता है। ऐसे रसायन को एलर्जिन कहते हैं जिससे एलर्जी होता है, जैसे पराग, धूल, धुआं, ताप, ठंड व सूर्य की रोशनी इत्यादि। एलर्जी के प्रमुख उदाहरण है अस्थमा तथा हे फीवर। एलर्जी के प्रमुख लक्षण है आंखों से पानी का स्राव, छींक, नाक बहना, सांस लेने में कठिनाई इत्यादि। दूसरा में है एक प्रारूपिक प्रतिरक्षी प्रतिपिंड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे, और ये 2018 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं चित्र बना हुआ है। दूसरा का उत्तर एंटीबॉडी का सुसज्जित चित्रीय आलेख। यहाँ पे है प्रतिजन बंधक स्थल, यहाँ पे है प्रतिजन बंधक स्थल, और ये इसे कहते हैं लघु श्रृंखला, और जो इस तरह से है इसे कहते हैं दीर्घ श्रृंखला। ये बात आप सभी को याद रखनी है। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्या एंटीबॉडी के कार्यों का वर्णन करें, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडी रोग प्रतिरोधी यानी कि इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन है जो शरीर में एंटीजन के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं, यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट में है एग्लूटिनेशन, दूसरा में है ऑप्सोनाइजेशन, तीसरा में है प्रक्षेपण, और चौथा में है उदासीनीकरण, 5 में है लाइसिस। अब देखिए 4 में आता है यहाँ पे एंटीबॉडी के 5 वर्गों के बारे में नाम सहित लिखे, और ये 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो 4 का उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडी मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला में है आईजीए, दूसरा में है आईजीडी, तीसरा में है आईजीई, 4 में है आईजी कैपिटल जी, 5 में है आईजी कैपिटल एम। अब प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें, और ये 2014 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है इम्यूनोथेरापी और बी में है कीमोथेरापी।
ऐसे थेरेपी बोला जाता है, वो थेरापी लिखा हुआ है वो अलग बात है। ए में है इम्यूनोथेरापी। इसमें अल्फा इंटरफेरॉन द्वारा व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। बी में कीमोथेरेपी। इसमें विभिन्न कैंसर रोधी औषधि को शरीर में प्रवाहित कर कैंसर पर नियंत्रण किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 6 है, टीकाकरण क्या है? इसे 2 पंक्ति में उत्तर दे। ये 2012 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो उत्तर हो जाएगा, किसी व्यक्ति में टीका द्वारा प्रतिजनी प्रोटीन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियां वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजन्य कारकों को निष्प्रभावी बना देती है। बात है असंक्राम्यता में लिम्फोसाइट्स की भूमिका के बारे में लिखिए। और ये 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। हो जाएगा, लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत कणिका है जिसका इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण योगदान है। यह एंटीबॉडी निर्माण कर शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है। पहला में है बी लिम्फोसाइट, दूसरा में टी लिम्फोसाइट। पहला में बी लिम्फोसाइट यह अस्थि मज्जा में बनता है तथा वहीं पर परिपक्व भी होता है। इससे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को दर्शाता है। और दूसरा में आता है टी लिम्फोसाइट। यह अस्थि मज्जा में बनता है तथा थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है। यह सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 है, प्रतिजैविक तथा इंटरफेरॉन में अंतर स्पष्ट करें। और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिजैविक एक औषधि है जो जीवाणु को नष्ट कर संक्रमण से मुक्त करता है, जबकि इंटरफेरॉन प्रति विषाणु प्रोटीन है जो विषाणु संक्रमित कोशिका से स्रावित होता है तथा पड़ोसी कोशिका को विषाणु के संक्रमण से बचाता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, जैव प्रतिरक्षण के मुख्य सिद्धांतों एवं उपयोगों का वर्णन करें। और ये क्वेश्चन 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, जैव प्रतिरक्षण में प्रतिरोध तंत्र का अध्ययन किया जाता है जिसमें प्रतिरक्षा के संपूर्ण गतिविधियों तथा एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया का अवलोकन होता है। जैव प्रतिरक्षण के प्रमुख आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है, जिसमें पहला में है जीवों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना, दूसरा में एंटीजन एंटीबॉडी प्रभाव, तीसरा में है एंटीबॉडी संश्लेषण अनुक्रिया का अवलोकन, 4 में है प्रतिरक्षा के प्रकार अंतर्जात तथा उपार्जित प्रतिरक्षा, 5 में है प्रतिरोधी तंत्र में निहित कोशिकाओं का अध्ययन, 6 में एंटीबॉडी की रचना तथा प्रकार। आगे है यहाँ पे प्रतिरक्षा तंत्र का उपयोग। प्रतिरक्षा तकनीक के उपयोग द्वारा व्यक्ति रोग संक्रमण एवं विभिन्न रोगी से विमुक्त हो जाते हैं। कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। ए में है प्रतिरक्षाकरण, बी में है टीकाकरण, सी में अंग प्रत्यारोपण में ग्राफ्ट रिजेक्शन, डी में एलर्जी रोकने हेतु रोग प्रतिरोधी दवा का उपयोग, ई में है टीकाकरण द्वारा कई घातक रोगों से बचाव। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है, टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? और ये 2012 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से उत्तर दिया गया है। आप लोग भी इस तरह से देंगे तो 5 में 5 नंबर मिलेगा। ओके, यहाँ पे टीका यानी कि वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम लुईस पाश्चर नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किया था। टीकाकरण में रोगजनक का एंटीजेनिक प्रोटीन या रोगजनक की अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश करा दी जाती है। इस एंटीजन द्वारा प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स तथा मेमोरी बी एवं टी कोशिकाएं उत्पन्न होती है। ये रक्षी अणु एक बार बन जाने के बाद कुछ समय तक शरीर में बने रहते हैं और उस अवधि में यदि उसी रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तब ये मेमोरी टी एवं बी कोशिकाएं उन्हें पहचान लेती है तथा प्रचुर परिमाण में लिम्फोसाइट एवं एंटीबॉडीज का निर्माण होता है जो इसे मार देते हैं। इस विधि से हमारे शरीर में उत्पन्न किया गया रोधी क्षमता प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी और इसे पैदा करने की क्रिया प्रतिरक्षीकरण यानी कि इम्यूनिएशन कहलाती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि एड्स के बारे में। यहाँ पे है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक प्रकार का विषाणु जनित रोग जो HIV से होता है।
HIV यह एक रिट्रोवायरस है, ठीक है, जिसमें RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है। संक्रमण की विधि का बात करें तो मैथुन द्वारा अथवा रक्त ट्रांसफ्यूजन संक्रमित व्यक्ति के शरीर से। ओके, यहाँ पे मैथुन कहने का अभिप्राय सेक्स से है, और रक्त ट्रांसफ्यूजन का मतलब जैसे कि हॉस्पिटल में आप सभी जाते हैं रक्त डोनेट करने के लिए, तो उससे पहले रक्त की जांच आवश्यक है, या सुई सिरिंज से देते हैं, तो उसे जैसे कि एक बार सुई दे दिए फिर उसके बाद उसे फेंक देना चाहिए, फिर नए सुई का उपयोग में लाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला में HIV निम्नलिखित में किस कोशिका को नष्ट करता है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि टी हेल्पर कोशिका। दूसरा में है एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है, और ये 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो सी हो जाएगा टी फॉर लिम्फोसाइट। लघु उत्तरीय प्रश्न आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला में अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालें, और ये 2019 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। उत्तर है यह खास तरह का प्रतिरक्षा उपाय है जो जीवों में जन्मजात होता है, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होती है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा में एड्स के 2 लक्षणों की विवेचना करें, और ये 2012 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है पहला में फूला हुआ लिम्फ ग्रंथि मुख्यतः गर्दन वाले भाग में, दूसरा में ज्वर, सिर दर्द तथा वजन में कमी, ये लक्षण है। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। पहला में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एड्स क्या है, इसके रोगाणुकारक प्रसारण, रोगात्मक परीक्षण, रोग लक्षण एवं उपचार पर एक विवरणी प्रस्तुत करें। एड्स के रोकथाम हेतु उपाय लिखें, और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। एड्स AIDS एक प्रकार का सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में होने वाला विकार है जिसमें हेल्पर टी कोशिका की संख्या घट जाती है तथा प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो जाता है। HIV एक प्रकार का पशु विषाणु है जिसमें RNA आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, साथ ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जिससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस विषाणु का संचरण किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त व वीर्य द्वारा अन्य व्यक्ति में होता है, यानी कि स्पर्म। इस रोग का पहचान एलिजा जांच एवं वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक द्वारा किया जाता है, ठीक है। निदान की बात करें तो एड्स का कोई स्थायी निदान नहीं है, जी हाँ, परंतु खास दवाई द्वारा जैसे यहाँ पे जिडोवुडिन या AZT द्वारा रोगी के जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि उसके जीवन काल को सिर्फ बढ़ाया जा सकता है। ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो फिर इस बीमारी के बाद हमेशा या लंबे समय तक जिंदा रह सके, लेकिन कुछ टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है। रोकथाम की बात करें तो अज्ञात व्यक्ति के साथ यौन संबंध से बचना चाहिए, यानी कि सेक्स से बचना चाहिए जो अज्ञात है, जिसको आप लोग नहीं जानते हो। रक्तदान से पहले दाता के रक्त की जांच होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हो एक दूसरे को, जैसे कि कई बार रोगी को एक्सीडेंट हो जाता है या कई बार खून की कमी हो जाती है तो रक्त को डोनेट किया जाता है फैमिली में ही या फिर कहीं बाहर से, तो आप लोग उसे चेक ज़रूर कर ले। फिर है डिस्पोजेबल सुई या सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि एक बार सिरिंज का उपयोग हो गया फिर उसके बाद उसे कचरे में डाल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सुई का उपयोग कर लिए फिर उसी से सबको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे कैंसर के बारे में दिया गया है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कैंसर तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है। सार्कोमा संयोजी ऊतक का कैंसर जैसे अस्थि कैंसर। यहाँ पे कार्सिनोमा यानी कि इपिथेलियल ऊतक का कैंसर जैसे त्वचा कैंसर। लिम्फोमा यानी कि लिम्फेटिक ऊतक का कैंसर। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर। ओंकोजिन यानी कि कैंसर कारक जिन। अब यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला में है कैंसर किससे होता है, और ये 2016 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ओंकोजिन। दूसरा में है निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि हेला कोशिकाएं। तीसरा में है ओंकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, 2017 में पूछे गए प्रश्न है, तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैंसर। फोर में है ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है, और ये 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैंसर का। अब देखें यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला में है कैंसर के 2 लक्षणों को बताएं, और ये 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आपको 2 लक्षण बताना है। तो यहाँ पे उत्तर में कैंसर रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला में है लगातार जुकाम या गला में भारीपन। दूसरा में स्तन में लंप या गांठ। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ही है। यहाँ पे दिया गया है कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको टिप्पणी लिखना है। और जो टिप्पणी लिखने का होता है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, हो सकता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएं। तो इसे आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। कैंसर में असामान्य तथा अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। कैंसर कोशिकाओं का जो चारों तरफ के ऊतक में आक्रमण कर हानि पहुंचाता है, ऐसे कोशिकाओं में एक जगह से दूसरी जगह जाने का गुण होता है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर के कारण यह विभिन्न प्रकार के भौतिक तथा रासायनिक वाहक द्वारा होते हैं, जिन्हें कार्सिनोजेन कहते हैं। ये कोशिकाओं में मौजूद प्रो ओंकोजिन को सक्रिय ओंकोजिन में बदल देता है, जिससे कोशिका में विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। कैंसर के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए में है कार्सिनोमा, यह एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, जैसे त्वचा कैंसर, फेफड़ा कैंसर इत्यादि। और बी में है सार्कोमा, यह संयोजी ऊतक का कैंसर है, जैसे ओस्टोमा इक्वल टू अस्थि कैंसर कहते हैं। ठीक है। सी में है ल्यूकेमिया, इसे रक्त कैंसर कहते हैं। तो ये जो कैंसर है, ये बहुत ही खराब बीमारी होती है, इससे सीधे डायरेक्ट मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ओके, अगर संभव हो तो इसका पहले से पता चल जाता है तो इंसान बच सकता है। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ओपिओइड्स जैसे मॉर्फिन, कैनाबिनॉइड्स जैसे गांजा, भांग, चरस, कोका एल्केलाइड्स जैसे कि एरिथ्रोजाइलम कोका पौधों से प्राप्त होता है। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पहला में अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो कौन होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि यकृत। दूसरा में है अफीम किससे प्राप्त होता है, 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि पापावर सोमनीफेरम से। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 आता है यहाँ पे, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचय परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है, 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि इनमें से दोनों ए और एवं बी। ए में है अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेलोलेमिन का रक्त में स्राव। बी में व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि। प्रश्न संख्या 4 है हेरोइन है, तो हेरोइन क्या है, तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें भी, यानी कि डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अब प्रश्न संख्या 5 है विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 7 अप्रैल को। 6 में कथन 1 में है तंबाकू एक नशीली दवा है, कथन दूसरा में है तंबाकू चबाने से मुख कैंसर होता है, और ये 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, परंतु कथन दूसरा कथन पहला का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब एक लघुत्तरीय प्रश्न है, शराब या अल्कोहल के कुरु यहाँ पे
कुप्रभाव का वर्णन करें। और ये 2019 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो कि लास्ट है, तो इसे भी देख लेते हैं। ड्रग या अल्कोहल के कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसन पात यानी कि रिस्पायरेटरी फेलर, हृदय पात यानी कि हार्ट फेलर अथवा प्रमस्तिष्क रक्तस्राव यानी कि सेरिब्रल हेमोरेज के कारण समूर्छा यानी कि कोमा और मृत्यु हो सकती है। ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अति मात्रा होती है। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, एकांकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक और रुचि में कमी, और यहाँ पे सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घट बढ़ आदि है। तो ड्रग अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ये आपकी लाइफ को या आपके शरीर के इम्पोर्टेंट अंग को बर्बाद कर सकता है, खुद आपको भी बर्बाद कर सकता है, कोमा में भेज सकता है। इसीलिए आप लोग ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग न करें। हो सके तो जितना हो सके पढ़ाई में ध्यान लगाएं, पढ़े लिखे जॉब करें और अपना लाइफ सेट करें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF हैं, वहाँ से पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। या चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, वहाँ से भी पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।